हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में और प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोग एथिलीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग प्रोपलीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोपलीन एंड और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग पढ़ना क्यों चाहते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि एथिलीन और प्रोपलीन ही ऐसे दो कंपाउंड्स हैं या दो ओलिफिन्स हैं जिसके बेसिस पे आपका पूरा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है डिपेंड करता है। तो और ये भी देखा था कि जो प्रोपलीन है उसकी एथिलीन है उसकी वर्सेटिलिटी और उसके उपयोग के एप्लीकेशंस के बेसिस पे उसको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का किंग कहा जाता था, किंग कहा जाता है अभी भी। लेकिन उसी के बेसिस पे अगर दूसरा कंपाउंड देखें जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, तो वो प्रोपलीन है। तो उसकी एप्लीकेशंस के बेसिस पे ही या इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, इसी के बेसिस पे इसको द क्राउन प्रिंस ऑफ अ पेट्रोकेमिकल भी, अगर एथिलीन किंग है तो ये प्रोपलीन आपका राजकुमार है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। ये एथिलीन के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हाइड्रोकार्बन है जो यूज़ होता है पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्शन में। तो बेसिकली इसका जो पेट्रोकेमिकल का प्रोडक्शन होता है प्रोपलीन से, वो कहाँ कहाँ होता है, मेजर प्रोडक्शन क्या है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो ये पॉलीप्रोपलीन, पॉलीमराइजेशन से प्रोपलीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीप्रोपलीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद भी कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे ये प्रोपलीन के जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे आपके प्रोपलीन ऑक्साइड है, आइसोप्रोपेनॉल है इनका, और एक्राइलोनाइट्राइल है, इनका एक्सटेंसिव यूज़ है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ प्रोपलीन का वो कहाँ पे है, वो आपका सिंथेटिक मटेरियल जैसे कि ये थर्मोप्लास्टिक इन फॉर्म ऑफ पॉलीमर्स। तो और ये पिछले लास्ट के 25-30 ईयर्स में प्रोपलीन की डिमांड जो है ना लगातार इंक्रीज़ ही हो रही है। तो मेजर एप्लीकेशन है आपका पॉलीमराइजेशन में, वहाँ पे हम लोग पॉलीप्रोपलीन बनाते हैं। उसके बाद जो पॉलीप्रोपलीन की डिमांड के बाद जो इसके डेरिवेटिव्स के बाद की बात अगर हम लोग करते हैं कि डेरिवेटिव्स इसके क्या क्या हैं और कहाँ फॉर्म होते हैं, तो इसके जो मेन डेरिवेटिव्स हैं प्रोपलीन ऑक्साइड है आपका, आइसोप्रोपेनॉल है, क्यूमीन है, क्यूमीन के फॉर्मेशन में होता है। तो जैसे क्यूमीन फॉर्म करते हैं तो क्यूमीन का यूज़ होता है आपका अल्कोहल फॉर्म के फॉर्मेशन में, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है उसका यूज़ हम लोग करते हैं एसीटोन के मैन्युफैक्चरिंग में। तो देयरफॉर द मेजर डेरिवेटिव्स जो हैं प्रोपलीन ऑक्साइड, आपका प्रोपलीन ऑक्साइड जो है उसका यूज़ हम लोग करते हैं प्रोपलीन ग्लाइकॉल का। जैसे हम लोगों ने एथिलीन का देखा था, एथिलीन ऑक्साइड बनाते थे हम लोग एथिलीन से, और जो एथिलीन ऑक्साइड है उसका यूज़ हम एथिलीन ग्लाइकॉल के फॉर्मेशन में करते थे। जो इसी तरह जो प्रोपलीन है आपका, प्रोपलीन ऑक्साइड हम लोग बनाते हैं, प्रोपलीन ऑक्साइड एक डेरिवेटिव है और उसका यूज़ होता है आपका प्रोपलीन ग्लाइकॉल बनाने में। तो जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं आपके क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, प्रोपलीन है, और ऑक्सो अल्कोहल में भी इसका यूज़ करते हैं जो केमिकल ग्रेड है। तो जैसे इंडस्ट्री में सबसे पहले ऑप्टेन कहाँ होती है, रिफाइनरी में ऑप्टेन होती है। तो कई ग्रेड होते हैं, जो रिफाइनिंग ग्रेड आपका प्रोपलीन होता है तो उसको यूज़ करते हैं क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के प्रोडक्शन में। लेकिन जो केमिकल ग्रेड होता है उसको यूज़ किया जाता है बेसिकली ऑक्सो अल्कोहल के प्रोडक्शन में। जैसे ऑक्सो अल्कोहल के प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि वहाँ पे एक कार्बन चैन बढ़ जाती थी। जैसे हम प्रोपीन ही ले रहे हैं और ऑक्सो प्रोसेस कराते हैं, ऑक्सो का मतलब सिंथेसिस गैस, वहाँ पे CO+H2 से रिएक्शन कराते थे तो वहाँ पे एक कार्बन नंबर इंक्रीज़ हो जाता था, तो आइसोब्यूटेनॉल बन जाता था। तो ये खासियत है ये ऑक्सो प्रोसेस की। तो प्रोपलीन ऑक्साइड और एक्राइलोनाइट्राइल, ये 4-5 मेजर एरिया, अगर आप कहें मेजर एरिया, थर्स्ट एरिया या मेजर प्रोडक्ट्स कहें तो वो हैं। तो बेसिकली जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर देखना चाहें तो प्रोपलीन कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है। एक तो मेजर एप्लीकेशन कहाँ है, पॉलीमर इंडस्ट्री में, पॉलीप्रोपलीन में है। उसके बाद जो एज ए केमिकल या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करें हम लोग तो प्रोपलीन ऑक्साइड बनाते हैं, प्रोपलीन ऑक्साइड से प्रोपलीन ग्लाइकॉल बनेगा। फिर आइसोप्रोपेनॉल बनाते हैं, आइसोप्रोपेनॉल से आपका एसीटोन बनता है। फिर एक्राइलोनाइट्राइल, तो इससे एक्राइलेट बनाते हैं
ये बहुत इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन है आपके प्रोपिलीन की। तो अगर देखा जाए कि पेट्रोकेमिकल में क्या यूज़ है, ये पेट्रोकेमिकल कौन कौन से इससे प्रोपिलीन से बनते हैं, तो फिनॉल बनता है। फिनॉल बेसिकली क्यूमीन हम लोग पहले फॉर्म करते हैं, क्यूमीन से फिनॉल बनेगा। फिर प्रोपिलीन ऑक्साइड है, प्रोपिलीन ऑक्साइड से हम लोग ग्लाइकॉल बनाते हैं। फिर ऑक्सो अल्कोहल बनाते हैं, प्रोपिलीन से आइसोब्यूटेनॉल ऑक्सो प्रोसेस से बनाते हैं आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे बनाते हैं। एक्राइलिक एसिड जो हम यहाँ पे बना रहे थे, एक्राइलोनाइट्राइल, उससे एक्राइलेट बनाते हैं। और अदर भी केमिकल्स के हैं, मिसलेनियस केमिकल्स हैं बहुत ढेर सारे, तो उनके बारे में जैसे अदर्स का कुछ सेक्शन आ जाता है कि 5% या 10% अदर्स केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रही है, अदर यूजेस हैं आपके पॉलीप्रोपिलीन के। तो हम लोग देखते हैं कि पॉलीप्रोपिलीन आती कहाँ से है। ये तो यूज़ हो गए मेजर कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो इनको बनाते हैं, किस एरिया में यूज़ होती है, इसके मेजर सोर्स क्या है। तो हम लोगों ने लेक्चर की स्टार्टिंग में जब से 3rd यूनिट स्टार्ट की थी, वहाँ पे देखा था कि जो ओलेफिन्स के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है नेफ्था की क्रैकिंग से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ओलेफिन्स। एलिफोइंस मतलब एथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन, ब्यूटिलीन या ब्यूटाडाइन। तो स्टीम क्रैकिंग का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वही मेजर सोर्स है, वहीं से हमको नेफ्था भी मिलता है, और वहाँ से नेफ्था यूज़फुल प्रोडक्ट है। नेफ्था को फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है। तो अगर इससे ज़्यादा डिमांड हो गई फर्टिलाइज़र्स की, तो नेफ्था को हम लोग यूज़ कम करेंगे इसमें। तो फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव प्रोसेसेस क्या क्या हैं जो हैवियर फ्रैक्शंस होते हैं। ये जैसे नेफ्था को हम लोग नेफ्था को लाइट नेफ्था और हैवी नेफ्था में भी डिवाइड करते हैं, लेकिन जो उससे हैवियर फ्रैक्शंस हैं उनकी हम लोग डायरेक्ट पायरोलिसिस तो नहीं कर पाते हैं ना, उनकी स्टीम क्रैकिंग से हमें रिजल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट या यूज़फुल प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वहाँ पे कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं या फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग, और जो हैवियर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं। तो वहाँ थर्मल क्रैकिंग को कम पे इंपॉर्टेंस देते हैं। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो आपके हैवियर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको लाइटर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वो एक मेजर सोर्स है आपका कि कैटालिटिक क्रैकिंग हुआ या फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग। फिर हम लोगों ने देखा था कि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होती हैं, अगर प्रोपेन है आपकी, मतलब आपके जो पैराफिन्स हैं जो लेस रिएक्टिव हैं, उनका अगर हम डिहाइड्रोजनेशन करें, हाइड्रोजन निकाल दें, सेलेक्टिव होता है कि सेलेक्टिव डिहाइड्रोजनेशन करें, तो वहाँ से हमें ओलेफिन्स मिलती है, मतलब प्रोपीन मिल सकती है। पायरोलिसिस से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ब्रेकिंग कर सकते हैं, पायरोलिसिस की करें तो वहाँ से भी हम लोग को प्रोपिलीन मिल जाती है। और रिफाइनरी ऑफ गैसेस, वो रिफाइनिंग से मिलती है। जो नई टेक्नोलॉजी एक डेवलप हो रही है रिसेंट टाइम में, मेथनॉल से ओलेफिन की टेक्नोलॉजी पे अच्छा खासा एम्फेसिस है इंडस्ट्री का। तो ये कुछ मेजर प्रोसेसेस हुए जहाँ से हम लोग जो है प्रोपिलीन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब प्रोपिलीन के फिर जो डेरिवेटिव्स हैं मेन, उनके कौन कौन से प्रोपिलीन के डेरिवेटिव्स हैं वो हमने देख लिया कि हम लोग जो डेरिवेटिव्स जो यहाँ पे पढ़ेंगे, तो हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे प्रोपिलीन ऑक्साइड वो यूज़ होगा आपके प्रोपिलीन ग्लाइकॉल को बनाने में। फिर हम लोग पढ़ेंगे आइसोप्रोपेनॉल वो आइसोप्रोपेनॉल यूज़ होगा एसीटोन बनाने में, तो हम लोग एसीटोन के बारे में पढ़ेंगे। ये मेजर डेरिवेटिव्स हम लोग अपने सिलेबस में इसका पढ़ेंगे। एक्राइलोनाइट्राइल के भी बारे में पढ़ेंगे इस पूरे सिलेबस में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके, प्रोपिलीन ऑक्साइड्स के। प्रोपिलीन ऑक्साइड क्या है और ये कैसे फॉर्म होती हैं। तो स्टार्ट करने से पहले उसके जो बेसिक फीचर्स हैं, जिसका रफ आइडिया हम लोग को होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोग निकाल लेंगे, उसके अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग को आता है तो उससे निकालना आसान है मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोग को अपने कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ऑलमोस्ट 34 डिग्री सेल्सियस है, कहीं कहीं 35 डिग्री सेल्सियस भी रिपोर्ट किया गया है कुछ लिटरेचर में। तो
तो ऑलमोस्ट मान लीजिए 34 टू 35 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जो प्रोपिलीन ऑक्साइड है, आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर से क्या है, CH3 CH CH2O। अगर ये CH3 ग्रुप हम लोग क्लोज कर दें तो ये क्या हुआ, एथिलीन ऑक्साइड ही है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो ऑलमोस्ट किसकी तरह है, आपका एथिलीन ऑक्साइड की तरह है, लेकिन क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप एडिशनल है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसकी वजह से इसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट होंगी आपके एथिलीन से। ये जो है स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में। तो ये तो बेसिक ये हुआ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब ये क्या है कि प्रोपिलीन ऑक्साइड यूज़ कहाँ पे होती है। जो प्रोपिलीन ऑक्साइड यूज़ होगी, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के फॉर्मेशन में और पॉलीऑल्स के। और बेसिकली जो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल होगा उसको हम लोग यूज़ करते हैं पॉलीयूरेथेन के फॉर्मेशन में। तो अगर देखा जाए कि जो पॉलीप्रोपिलीन अपने पास है तो उसका 60% जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो उपयोग किया जाता है, 60% उसका उपयोग पॉलीयूरेथेन बनाने में किया जाता है। बाकी का 20% जो है पॉलिस्टर रेजिन में। तो अगर पूछा जाए हम लोगों से कि प्रोपिलीन ऑक्साइड का मेजर यूज़ क्या है, तो प्रोपिलीन ऑक्साइड का मेजर यूज़ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और पॉलीऑल्स बनाने में है। जो फर्दर यूज़ किए जाते हैं क्या बनाने में, पॉलीयूरेथेन और पॉलिस्टर रेजिन। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे हम लोग इंडस्ट्री में प्रोपिलीन ऑक्साइड को बनाएंगे। तो बेसिकली 2 प्रोसेस हैं इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग के। एक तो है प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रिन प्रोसेस, वो एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन प्रोसेस भी था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ा था। और दूसरा क्या है कि प्रोपिलीन ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूजिंग परऑक्साइड्स। एक्चुअली ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है नया प्रोसेस है जो रिसेंटली डेवलप हो रहा है, और जो प्लांट्स हैं, जो नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लग रहे हैं वो प्रोपिलीन ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट ऑक्सीडेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है क्योंकि एथिलीन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। अपना जो प्रोपिलीन ऑक्साइड है इसमें क्या है, प्रोपिलीन जो है आपका, एथिलीन का हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करके हमने पढ़ा था एथिलीन ऑक्साइड बनाने का तरीका। अब यहाँ पे प्रोपिलीन का हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीडेशन क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है ऑक्सीडेशन की। तो हम लोग को जो प्रोपिलीन ऑक्साइड के बजाय दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, तो हम लोग को एल्कोहल्स मिलते हैं जो लेस यूज़फुल प्रोडक्ट हैं इन कंपेरिजन टू प्रोपिलीन ऑक्साइड। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं। तो जो प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रिन प्रोसेस था, ये मतलब जो पहले प्रोसेस डेवलप हुआ था वो सबसे पहले प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रिन प्रोसेस ही था। जो प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रिन प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहले आप क्लोरीन का यूज़ होता है इसमें, और क्लोरीन से प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनाते हैं। तो क्या प्रोपिलीन जो क्लोरीन है वो किससे रिएक्ट करता है, वाटर से आपके, तो HOCl बना लेता है। जो HOCl है वो रिएक्शन करता है आपके प्रोपिलीन से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको CH3 CHOH CH2Cl। अब ये जो प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रिन है, ये प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रिन को हम लोग क्या कराते हैं, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन, CH3 CHOH CH2Cl। तो यहाँ पे हम इसको कराएंगे पहले हमें क्या निकालना है, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, HCl बन जाता है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 ये आपका प्रोपिलीन ऑक्साइड बन जाएगा। उसके बाद HCl यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको बनाते हैं। तो 2 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में। सबसे पहला स्टेप क्या है कि प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनाते हैं, और उसके बाद फिर प्रोपिलीन हाइड्रोक्लोरिन को एपॉक्सीडेशन कहिए या डिहाइड्रोक्लोरिनेशन कहिए। तो उस प्रोसेस से हम लोग जो है
इसको बनाते हैं आपका प्रोपिलीन ऑक्साइड। तो पहली रिएक्शन आपकी है क्या, HOCl जो है वो रिएक्ट करेगा, वो बनाएगा प्रोपिलीन ये हाइपोक्लोरस एसिड। उसके बाद फिर हम लोग रिएक्ट कराएंगे, ये रिएक्शंस यहाँ पे देख लीजिए। ये क्लोरीन है सबसे पहले यहाँ पे अवेलेबल। तो क्लोरीन रिएक्शन करता है आपके वाटर से रिएक्शन करके बनाता है HOCl हाइपोक्लोरस एसिड प्लस HCl। अब ये HOCl है वो यहाँ से रिएक्ट करके आपका प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रेन बनाता है। तो यहाँ पे जब HOCl की रिएक्शन होगी तो एक जगह Cl अटैच हो गया कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ जो है Cl। तो जो ये वाला कंपाउंड है, जैसे इस तरह बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो प्लस के साथ Cl जुड़ रहा है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट हो 90% फॉर्म होता है, लेकिन जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है जहाँ पे CH के साथ Cl होगा और CH2 के साथ OH होगा वो 10% फॉर्म होता है। तो मेजर प्रोडक्ट आपका जो है हम लोग प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रेन चाहते हैं। अब उसके बाद क्या करना पड़ता है हम लोग को, तीसरे स्टेप में ये जो प्रोपिलीन क्लोरोहाइड्रेन बना उसको जो है ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है और आपका ये प्रोपिलीन जो हम लोग बनाना चाहते हैं प्रोपिलीन ऑक्साइड ये फॉर्म होता है। जो प्रोपिलीन ये कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होता है ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, मतलब इसका कोई इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं है और इसको फिर हमें डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो क्लोरीन जो है कॉस्टली प्रोडक्ट है, क्लोरीन हमें बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर क्लोरीन का अच्छा खासा कंजम्पशन हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में। तो ये कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग को डिस्पोज करना होता है, तो हमारे लिए एक चैलेंज है और कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस प्रोसेस के दो ड्रॉबैक्स हैं, एक तो इसमें जो है ये कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, तो इसको डिस्पोज करना चैलेंज है और क्लोरीन कंज्यूम हो रही है। दूसरा इस प्रोसेस में क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म होता है तो हम जानते हैं कि HCl अगर है तो वो एसिडिक होता है इसका नेचर, और वो क्या करता है, कोरोजन करता है हमारे इक्विपमेंट के, प्रोसेस इक्विपमेंट जो हैं उसका कोरोजन करता है। तो दो ड्रॉबैक्स हैं इसके। तो इसलिए जो नए प्रोसेसेस आ रहे हैं वो प्रोपिलीन ऑक्सीडेशन रूट के ज़्यादा हैं। प्रोपिलीन ऑक्सीडेशन जो हम लोग डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, पर एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन। लेकिन अभी भी अगर एग्जिस्टिंग प्रोसेस देखा जाए तो उसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है आपके इस वाले प्रोसेस से, डी क्लोरोहाइड्रेन प्रोसेस से, जो आपकी प्रोपिलीन ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि हम लोगों ने एथिलीन की जब स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने एथिलीन का जो एथिलीन ऑक्साइड का प्रोडक्शन था हम लोगों ने डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से पढ़ा था। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्लोरोहाइड्रेशन से पढ़ लेते हैं, जिससे हम लोग को दोनों प्रोसेस का आइडिया रहे कि क्लोरोहाइड्रेन प्रोसेस से किस तरह बनाते हैं प्रोपिलीन ऑक्साइड और डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से भी किस तरह बनाते हैं। थोड़ा बहुत प्रोसेस में मॉडिफिकेशन होता है। तो और जो दूसरा रूट है प्रोपिलीन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, उसमें क्या करते हैं हम लोग पर एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो पर एसिटिक एसिड जो रखते हैं और रिएक्शन जो है ना नॉर्मल 50 to 80 डिग्री सेल्सियस पे होती है, लेकिन हाई प्रेशर इसमें यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस की। तो 90 to 100 मेगापास्कल प्रेशर यूज़ करते हैं। तो उसमें 50 to 80 डिग्री सेल्सियस पर जब रिएक्शन कराते हैं तो आपका जो पर एसिटिक एसिड है वो इसको ऑक्सीडाइज करके आपको एथिलीन ऑक्साइड बनाता है प्लस एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है आपका, और ये प्रोपिलीन ऑक्साइड है। तो प्रोपिलीन ऑक्साइड को, जैसे एथिलीन ऑक्साइड को EO शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे, वैसे प्रोपिलीन ऑक्साइड को हम लोग PO लिख सकते हैं। अब इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे ये प्रोसेस कैसे किया जाता है, या इंडस्ट्री में हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। तो हम लोग का मेजर रॉ मटेरियल क्या है, प्रोपिलीन है आपका, और क्लोरीन है, वाटर है। अब प्रोपिलीन तो हमें इंडस्ट्री से मिल जाएगा, किस इंडस्ट्री से, आपका नेफ्था की क्रैकिंग से हम लोग को प्रोपिलीन मिल रहा था। जो क्लोरीन एक कॉस्टली प्रोडक्ट है वो कहाँ से मिलता है, तो ये आप लोगों ने क्लोर अल्कली जो केमिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा या मोस्ट प्रीवियस क्लासेस में, तो वहाँ से क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग ऑब्टेन करते हैं।
तो इलेक्ट्रोलिसिस से क्लोरीन मिलती है हम लोग को, फिर प्रोपलीन और वाटर जो है ना एक्सेस में, काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में लेके हम लोग रिएक्टर में डालते हैं। ये पैक्ड बेक्ड रिएक्टर होता है, और क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल नेसेसरी हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका क्लोरोहाइड्रिन पहले आपका H2Cl2 से रिएक्शन करके, वाटर जो है क्लोरीन से रिएक्शन करके HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा। उसके बाद फिर हाइपोक्लोरस एसिड जो है ना रिएक्ट करके आप प्रोपलीन से रिएक्ट करके आपको क्लोरोहाइड्रिन बनाती है। तो जो इस रिएक्टर में वो क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। जो रिएक्शन है वो 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के अराउंड रिएक्ट करती है, लेकिन हम लोग इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होने देते हैं। तो उसके 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा नहीं होने देना चाहते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कूलिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वाटर जो है ना हम लोग इसके अंदर कॉइल्स में वाटर जो है ना सर्कुलेट करते हैं, तो जिससे जो है टेम्परेचर हम लोग का इसके अंदर टेम्परेचर रिएक्टर का कंट्रोल रखते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, जो क्लोरीन और प्रोपलीन का रेशियो यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह रखते हैं कि जो इफ्लुएंट आपका क्लोरोहाइड्रिन है, यहाँ पे जो क्लोरोहाइड्रिन आया गया है तो उसमें 4 to 5% ही क्लोरोहाइड्रिन बचे। इस प्रोसेस में जो कन्वर्जन होगा इस रिएक्टर में वो ऑलमोस्ट 25 to 40% कन्वर्जन होता है, लेकिन जो क्लोरोहाइड्रिन की सेलेक्टिविटी है या ईल्ड कहिए, क्योंकि हमने देखा था जब रिएक्शन देख रहे थे कि 90% जो है ना वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, जो 10% जो था दूसरा फॉर्म हो रहा था, जिससे हम लोग प्रोपलीन ऑक्साइड नहीं ऑब्टेन कर सकते, वो बन रहा था। तो जो ईल्ड है वो 87 to 90% के आसपास रहती है इस प्रोसेस में। अब रिएक्शन होगी तो एक तो क्लोरोहाइड्रिन आपका फॉर्म हुआ, उसके बाद फिर कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं। बाई प्रोडक्ट्स में क्या है, प्रोपलीन डाइक्लोराइड होगा, प्रोपलीन क्लोराइड होगा, ये सब बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। और कुछ अनरिएक्टेड प्रोपलीन रहेगी। प्रोपलीन सारी रिएक्ट नहीं करते, देख रहे हैं हम लोग कि 25 to 40% ही कन्वर्जन है। तो जो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसका मतलब वो 25 to 30% ही यूज़ हो रहा है। जो प्रोपलीन होगी ये गैसीय, यहाँ ये सारा प्रोडक्ट किस में है, गैसियस फेज़ में है। तो प्रोपलीन, ये आपका जो प्रोपलीन है वो गैसियस फेज़ में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि एसिड यहाँ पे जनरेट हुआ है तो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ उसके साथ आ गई होंगी, तो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ पहले निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक इम्प्योरिटीज़ जहाँ पे भी हैं वहाँ पे NaOH से स्क्रबिंग कर देते हैं, कॉस्टिक से स्क्रबिंग कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, कॉस्टिंग से स्क्रबिंग कर दिया, जिससे यहाँ पे जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी। फिर प्रोपलीन को हम लोग रिसाइकिल कर लेंगे और फ्रेश फीड के साथ मिक्स कर देंगे, जो रिएक्टर में बाद में ले जाएंगे। जो प्रोडक्ट स्ट्रीम है पैक्ड टावर से, ये इसको पैक्ड टावर बोलते हैं, इसको हम लोग ले जाएंगे कहाँ पे, इसको जो दूसरा अपना सेकेंड प्रोसेस था, सेकेंड स्टेप था, वो कौन सा स्टेप था, वहाँ पे हमें डिहाइड्रोक्लोरिनेशन कराना था। तो डिहाइड्रोक्लोरिनेशन यूनिट में ले जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, इसका नाम मिल्क ऑफ लाइम भी है। तो यहाँ पे स्टीम हम लोग इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं और ऊपर से हम लोग 10% स्ट्रेंथ का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं रिएक्शन में। तो यहाँ पे डिहाइड्रोक्लोरिनेशन प्रोसेस होगा तो आपकी क्लोरोहाइड्रिन फॉर्म हो जाएगी और कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड जो है ना एक्सेस अमाउंट में फॉर्म होता है, तो उसको हम लोग को, ये हमारे लिए वेस्ट ही है, ज़्यादा यूज़ नहीं है इस प्रोडक्ट का। तो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ से हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं और फिर जो आपका यहाँ पे हम लोग क्यों स्टीम कर रहे हैं तो वेपराइज कर दें। ये जो प्रोडक्ट्स अपने हैं, प्रोडक्ट्स में आपका बेसिकली प्रोपलीन ऑक्साइड है और जो साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे थे आपके एथिलीन क्लोराइड या डाईएथिलीन क्लोराइड जो है आपका, एथिलीन नहीं, प्रोपलीन डाईक्लोराइड या प्रोपलीन क्लोराइड जो फॉर्म हो रहे थे, उनको हम लोग वेपराइज करके ले जाएंगे पहले कंडेंसर में। तो कंडेंस करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक स्पेशल बात है कि इसका प्रेशर जो है ना
क्योंकि वाटर की भी प्रेजेंस है इसमें, तो हम लोग जो है इसको, जो आपका ये यहाँ से स्ट्रीम जा रही है, क्योंकि कई कंपाउंड हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 100 है, तो हम लोग इसमें स्टीम जेट इजेक्टर की हेल्प से उनको जो है कुछ जो लाइटर कंपोनेंट हैं उनको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सारे यहाँ से जो स्टीम हम लोग यहाँ दो प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन सारे प्रोडक्ट वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होते। तो जो लो बॉइलिंग कंपाउंड्स हैं, जैसे जिनका मान लीजिए 25-30 डिग्री सेल्सियस है या 50 डिग्री सेल्सियस है और वो लिक्विड फॉर्म में है, तो हम लोग स्टीम इजेक्टर की हेल्प से जो है ना उसका वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। तो जानते हैं हम लोग, वैक्यूम जब क्रिएट होता है तो वैक्यूम के अंदर जब टेम्परेचर कम भी होता है तो वेपराइजेशन या बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग जो है उसको वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जो आप हमारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं। अब ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और यहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक सेटलर टैंक में ले जाएंगे। तो सेटलर में ले गए तो यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर से जो है सेटल हो जाएगा, हैवियर कंपाउंड्स हैं। और जो आपकी प्रोपिलीन ऑक्साइड, इस आपकी प्रोपिलीन ऑक्साइड्स वगैरह हैं और जो आपके बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको वाटर स्ट्रिपिंग टावर में ले गए। यहाँ पे अच्छा खासा जो लिक्विड में आपकी वाटर होगा वो तो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन जो वेपर फॉर्म में होगा उसको रिमूव करने के लिए हम लोग वाटर स्ट्रिपिंग में ले जाते हैं। तो वाटर स्ट्रिपिंग में क्या करते हैं कि ये आपका एथिलीन प्रोपिलीन ऑक्साइड जो है ना लाइटर फ्रैक्शन होने की वजह से, लाइटर फ्रैक्शन मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे लाइटर और हैवियर डिसाइड होता है, वो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जो प्रोपिलीन ऑक्साइड का होगा वाटर से ज़्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस पे डिस्टिलेशन कॉलम वगैरह वर्क करते हैं। तो ये वाटर स्ट्रिपर में ले जाते हैं, तो जो लाइटर फ्रैक्शंस हैं आपके प्रोपिलीन ऑक्साइड्स वगैरह वो यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और जो वाटर या हैवियर प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है बॉटम से हम लोग रिमूव कर लेते हैं और सेटलर टैंक में ले जाके जो वाटर है आपका, क्योंकि वाटर एक्सेस में यूज़ होता है काफ़ी, तो इसलिए हम लोग रिसाइकिल करके वाटर को यूज़ कर लेते हैं। और बाकी जो आपका प्रोपिलीन ऑक्साइड है उसको हम लोग फर्दर प्यूरिफिकेशन यूनिट में ले जाते हैं। तो प्रोपिलीन ऑक्साइड यहाँ जाके आपका प्रोपिलीन ऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, और जो हम लोग के बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए थे इस रिएक्शन में, तो उनको जो हैवियर प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो, तो उनको हम लोग बॉटम से निकाल लेंगे। तो बॉटम से पॉलीक्लोराइड, जिसमें प्रोपिलीन क्लोराइड होगा, प्रोपिलीन डाइक्लोराइड होगा, और जो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं तो उनको हम लोग बॉटम से रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको जो प्रोपिलीन ऑक्साइड मिल रही है उसको कूल करके, कंडेंस करके हम लोग जो है ना इसको स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरह हम लोग का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और प्रोपिलीन ऑक्साइड मिल जाती है। तो ये बेसिकली सिंपल प्रोसेस है, इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि हम लोग को क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा। क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये क्लोरीनेशन का है। क्लोरीनेशन में क्या होता है कि क्लोरोहाइड्रिन फॉर्म होता है, तो क्लोरोहाइड्रिन फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्लोरोहाइड्रिन फॉर्म करने के बाद हम लोग डिहाइड्रोक्लोरीनेशन करते हैं। जो आपके क्लोरोहाइड्रिन है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में या सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में से रिएक्ट करा के जो है हम लोग यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर लेते हैं, क्लोरीन रिमूव कर लेते हैं और प्रोपिलीन ऑक्साइड बन जाता है। तो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा सेक्शन क्या है? पहला सेक्शन है आपका क्लोरीनेशन, दूसरा डिहाइड्रोक्लोरीनेशन। और जब प्रोपिलीन ऑक्साइड मिलेगा तो जस्ट उसको प्यूरिफिकेशन करना है। तीसरा जो स्टेप्स होगा तो प्यूरिफिकेशन है। प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग जो वाटर वगैरह जो प्रेजेंट है उसको रिमूव कर लेंगे, और जो हैवियर आपके ये बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे थे, हैवियर कंपाउंड्स, उनको रिमूव कर लेंगे। तो जस्ट 2 बेसिक यूनिट्स हैं, वो वाटर स्ट्रिपर और ऑक्साइड्स प्यूरीफायर। बस इसमें ये डिफरेंट ये है कि स्टीम इजेक्टर यूज़ कर रहे हैं जैसे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो जो आपके ये जैसे कंपाउंड्स हैं पॉलीक्लोराइड्स वगैरह, तो वो जो है ना वेपराइज फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ जेट इजेक्टर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जस्ट 2 स्टेप्स हैं, वाटर को स्ट्रिपिंग कर लेंगे तो वाटर एकदम पूरा रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे भी वाटर रिमूव होता है लेकिन थोड़ा बहुत वाटर वेपर रह जाती हैं, तो
वाटर वेपर को यहाँ पे स्ट्रिपिंग की हेल्प से निकाल लेते हैं। फिर ऑक्साइड्स के लास्ट में जो है ना प्यूरिफिकेशन के लिए लेते जाते हैं। लास्ट कॉलम है डिस्टिलेशन कॉलम, वहाँ से प्रोपिलीन ऑक्साइड हम लोग को मिल जाता है। बाकी जो हैवियर कंपाउंड्स होते हैं पॉलीक्लोराइड्स, जैसे प्रोपिलीन क्लोराइड या प्रोपिलीन डाइक्लोराइड, उनको हम लोग बॉटम से रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह हम लोग का ये प्रोसेस जो है प्रोपिलीन ऑक्साइड बनाने का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसके बारे में पढ़ेंगे।